Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसके फीचर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में दो डायमेंशन है, एक है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। तो आज डिटेल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो क्या है, आपका माइक्रो। अच्छा, किसी का एग्जाम वगैरह हो रहा है और किसी को मतलब तैयार नहीं है, सिलेबस अभी मैंने कराया नहीं है, तो लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस अपलोडेड है। आप वहाँ से जाके बिजनेस एनवायरनमेंट हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी चैप्टर हो, आप इजीली पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर का सिलेबस पूरा ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी इस ईयर की वीडियो आना स्टार्ट हो गई आज से, तो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ऑलरेडी इसका पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 स्टार्ट करते चलो जल्दी से। और जो हमें आज पढ़ना है बेटा वो है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट। क्या है बेटा? माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर माइक्रो इन्वायरमेंट होता क्या है। देखो ध्यान से लिखा है, एक सेकेंड रुकना बस। तो माइक्रो इन्वायरमेंट देखो क्या होता है। सबसे पहले तो माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब है कि देखो लिखा पहले क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या है बेटा? इंडिविजुअल। इसको ध्यान से देखो, इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब है जो किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं। किसको करते हैं बेटा? यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल समझते हो बेटा? इंडिविजुअल का मतलब होता है जब किसी एक आदमी को इफेक्ट करते हैं। किसको करते हैं? एक आदमी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका किसका बिजनेस है? गारमेंट्स का है। किसका है? अच्छा, गारमेंट्स का बिजनेस है आपका। अब जो गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो तो खाली कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा इन्वायरमेंट हुआ जिससे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुकान को फ़र्क पड़ा है, बाकी दुकानों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इफेक्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। भाई आपकी यहाँ पर मान ली एक शॉप थी। क्या थी? एक शॉप थी, सपोज गोला है, मान लो शॉप थी। ठीक है, एक आपके बगल में कॉम्पिटिटर आ गया, उसने दुकान खोल दी। क्या आपकी दुकान पे इफेक्ट होगा? भाई आपकी दुकान थी, मान लो किराने की थी, टॉफ़ी बिस्किट ये सब बेचते थे, अब यहाँ पे भी मिलने लगा। क्या इसकी वजह से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो ये कैसा इन्वायरमेंट है? माइक्रो इन्वायरमेंट। इससे सिर्फ और सिर्फ कौन इफेक्ट हो रहा है? आप हो रहे हो। भाई यहाँ पर अलग एरिया है, यहाँ पर कोई हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जस्ट आपके बगल में ओपन कर दिए दुकान, तो इससे कौन इफेक्ट हो रहा है? आप हो रहे हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट। फिर से देखो क्या लिखा है, माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो, विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल वर्ड याद रखना, इंडिविजुअल का मतलब है किसी एक को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है? आगे देखो, इसमें लिखा है माइक्रो इन्वायरमेंट आल्सो नोन एज डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट और टास्क इन्वायरमेंट। तो एमसीक्यू अगर हम कोई पूछ सकता है तो माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट या फिर टास्क इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे तो क्या लिखा है, माइक्रो इन्वायरमेंट के को दो पार्ट में बांटा इन्होंने। पहला है इंटरनल फैक्टर बच्चा, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इंटरनल फैक्टर में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं। पहले बात करते हैं, देखो बेटा, इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जैसे मान लो ये मेरा ऑफिस है। क्या है? ये मेरा एक, मान लेते हैं हमारा ये एक ऑफिस है, OFF और ICE। ठीक है, डॉट लगा दिया मैंने। ये मेरा एक ऑफिस है, यहाँ पे अलग अलग लोग एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ पर ये एम्प्लॉय काम करेंगे नहीं करेंगे? एम्प्लॉय हो गए, कोई शेयर होल्डर है, कोई ओनर है ना, ये लोग हैं। तो अगर ये लोग सही से काम नहीं करेंगे तो इनकी वजह से मेरे ऑफिस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई मेरा जिस चीज़ का भी बिजनेस है, अगर ये मेरे एम्प्लॉय जो हैं ये अगर सही से काम नहीं करेंगे तो क्या मेरे बिजनेस में, मेरे ऑफिस में वर्किंग कंडीशन अच्छी रही, ख़राब रहेगी? जाहिर सी बात है, वर्किंग कंडीशन ख़राब रहेगी। ये क्या हो गया बेटा? इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी वाले लोग हैं, बाहरी जैसे कोई कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, अगर ये लोग टाइम पे मुझे सामान नहीं पहुँचा रहे तो वो सब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा। लेकिन इंटरनल में कौन आएगा? इंटरनल में मेरा आएगा एम्प्लॉई। कौन आएगा बेटा? एम्प्लॉई। और कौन आएगा एम्प्लॉई के अलावा बेटा? एम्प्लॉई के अलावा मेरा आएगा, आप कह सकते हो, जो शेयर होल्डर है।
है ना। तो अगर हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो इंटरनल फैक्टर मतलब होता है आपके ऑफिस में कैसा माहौल चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर। अगर उस वजह से इफेक्ट भी हो सकता है कि बिजनेस आपका ग्रो ना करे। दूसरा एक्सटर्नल है, तो फिलहाल हम लोग इंटरनल के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर मतलब समझे, जो आपके एम्प्लॉयज़ की वजह से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की वजह से जो इफेक्ट होगा, वो सब किस में जाएगा, इंटरनल फैक्टर में जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या फैक्टर इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, आगे है बेटा आपका इंटरनल फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर में, इंटरनल फैक्टर का मतलब मैंने बता दिया, तब भी चलो बुकिश लैंग्वेज में भी आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक, देखो लिखा है इंटरनल फैक्टर, एक सेकेंड रुकना। तो लिखा है इंटरनल फैक्टर में, इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल दोज फैक्टर एग्जिस्टिंग विद इन अ बिजनेस फर्म। याद रखना, इंटरनल फैक्टर में क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जहाँ पर ऑल दोज फैक्टर एग्जिस्टिंग विद अ बिजनेस फर्म, जितने भी फैक्टर्स हो रहे हैं, जो भी इफेक्ट हो रहा है, वो क्या है आपका बिजनेस फर्म के अंदर की बात है, विद इन अ बिजनेस फर्म। बाहरी आदमी नहीं है, वो घर के आदमी है। कौन से आदमी भैया, घर के आदमी है जो दिक्कत दे रहे हैं, तो उसकी वजह से बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, वो क्या आपका इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, इतना ही लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। एग्जाम्पल में लिखा भी, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी कैन मॉडिफाई ऑल्टरेशन इन स्ट्रक्चर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पर्सनल। मतलब क्या क्या इसमें आपकी जो पॉलिसी है, आपके जो प्रोग्राम है, पर्सनल मतलब होता है कर्मचारी, काम करने वाले, फिजिकल फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग मिक्स टू सूट द चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस के अंदर के एनवायरनमेंट है, जिससे आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। ठीक है, अब आगे क्या है, द मेन इंटरनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। मेन कौन से इंटरनल फैक्टर है। नंबर 1 पर है बेटा कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या होता है पता है आपको। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होता है कि देखो लिखा भी है, पहले समझो बुकिश लैंग्वेज में, द वैल्यूज, beliefs and attitudes of the founders and top management of the company exercise a strong influence on the what the company stand for, how it does think, what is considered important। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपके बिजनेस का कल्चर कैसा है। कल्चर का मतलब ये है कि आप लोग वहाँ पर कैसे काम करते हो, भाई बड़े छोटे में क्या रिस्पेक्ट है, क्या वहाँ का कल्चर है, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, क्या बिलीव्स है, क्या एटीट्यूड्स है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से व्हाट द कंपनी स्टैंड फॉर। यहाँ का टॉप मैनेजमेंट, उनका नेचर कैसा है, वो कैसे साथ में लोगों को, अपने जूनियर्स को डील करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी कॉर्पोरेट कल्चर में। तो अगर आपका कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, टॉप मैनेजमेंट की सोच अच्छी है, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर उनकी थिंकिंग ठीक नहीं है, तो वहाँ पर बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। व्हेन द वैल्यू सिस्टम इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। वैल्यू सिस्टम जब लोगों को बराबर समझा जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, बिजनेस आपका ग्रो करेगा। द वैल्यू ऑफ सिस्टम, नारायण मूर्ति एक्सेप्टेड बाय दोज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल for the high ethical standard of information technology. Similarly, the strong culture has contributed to the success of Wipro Corporation, Tata Steel। मतलब बता रहे हैं वहाँ पर कैसा कल्चर अच्छा है, विप्रो का इन्होंने एग्जांपल दिया, टाटा स्टील का दिया, ये सारी चीज़ें। बाकी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आप मुश्किल से 2 लाइन यहाँ से लेके व्हाट कंपनी स्टैंड फॉर एंड व्हाट कंसीडर इम्पोर्टेंट तक यहाँ तक मार्क कर लेना। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा बेटा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पर है बेटा हमारा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। मिशन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मिशन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपका मिशन कैसा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी मैटर करता है। आपका मिशन है, मान लो आपकी सिम की कंपनी है, ठीक है, और आपका मिशन है कि आपको महीने में 100 सिम बेचने, और आपका मिशन है कि आपको मंथ में 10,000 सिम बेचने हैं। मिशन अगर आपका बड़ा है, तो उस हिसाब से बिजनेस आप ग्रो करेगा। आपकी सोच ही छोटी है, मिशन ही आपका छोटा है, ऑब्जेक्टिव ही आपका हल्का है, तो बिजनेस भी उस हिसाब से आपका ग्रो करेगा। तो मिशन ऑब्जेक्टिव बहुत मैटर करते हैं, ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में। द बिजनेस फिलॉसफी एंड द पर्पस ऑफ कंपनी गाइड इज प्रायोरिटीज़। क्या बोल रहा है, बिजनेस फिलॉसफी कहती है एंड पर्पस ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी का पर्पस बताता है कि गाइड इज प्रायोरिटीज़, बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट को एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। सारी चीज़ किस पे होती है, बिजनेस उसके पर्पस के ऊपर। ठीक है, पर्पस क्या है, द मिशन ऑफ धीरूभाई अंबानी टू मेक अ रिलायंस द बिगेस्ट ग्रुप इन द प्राइवेट सेक्टर prompted him to launch world scale plants in petrochemicals and other industries। देखो धीरूभाई अंबानी जो उनका मकसद था कि उन्हें सबसे बड़ा बनाना है, लेकिन आपका मकसद ही नहीं, आप कह रहे हो कि भाई हम लोग के घर की रोटी दाल रोटी चल रही है, मैं खुश हूँ, तो फिर आपका मिशन छोटा है, आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं है। लेकिन
अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो और आप बहुत आगे तक सोचते हो तो फिर आप वहाँ पर ग्रो करोगे। ठीक, नंबर 3 पर बच्चा टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके बिजनेस का जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट समझते हो, स्ट्रक्चर कैसा है, आपके ओनर कैसे हैं, आपका जो मैनेजर है वो कैसे हैं, वो जो चलाने वाले वो स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो स्ट्रक्चर अच्छा है, वर्किंग अच्छे कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कायदे के लोग हैं, तो आप बिजनेस में ग्रो करोगे। अगर वो नहीं है तो वो आपको इफेक्ट करेगा। ये इंटरनल फैक्टर है, बहुत मैटर करता है कि भैया स्ट्रक्चर कैसा है मैनेजमेंट, किसी स्कूल का, किसी हॉस्पिटल का। अगर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर खराब होगा तो वो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। नंबर 4 पर है पावर स्ट्रक्चर। द इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में रिलेशन अच्छा होना जरूरी है। अगर आपस में रिलेशन अच्छे नहीं होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में, तो बिजनेस कहाँ से ग्रो करेगा। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दो द एक्सटेंट टू विच टॉप मैनेजमेंट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज डिफरेंट लेवल आल्सो एन इंपॉर्टेंट बियरिंग और डिसीजन मेकिंग वर्क ऑफ द कंपनी। कोई भी आपको डिसीजन लेना है, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क करना है, तो वहाँ पर पावर स्ट्रक्चर यानी कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा, टॉप मैनेजमेंट जो आपस में है, शेयर होल्डर है, जितने भी डिसीजन मेकर हैं, सबके बीच में जो है रिलेशन होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। अदरवाइज आप इसको ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हमारा नंबर 6 पर है बेटा ठीक है, जो छठा फैक्टर बेटा हमारा वो है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी भी आपके इंटरनल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। द इमेज एंड ब्रांड इक्विटी ऑफ द कंपनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग फाइनेंस। जैसे आपको लोन वगैरह चाहिए तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं कि अगर आपका इंटरनल फैक्टर अच्छा रहेगा, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपका इंटरनल फैक्टर ही नहीं अच्छा है, आप वहाँ पर तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं रहेगी। समझ में आ रही बात। बिजनेस की जो वैल्यू रहेगी वो बेकार रहेगी, कंपनी इमेज अच्छी नहीं रहेगी। ठीक, इंटरनल अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर 6 ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज कैसे, आपके ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज का मतलब ये है बेटा कि मान लो आपके पास जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपका चिंटू है, ये आपका पिंटू है, ये आपका रिंकू है ना, ये आपका पिंकू है, ये सब लोग मिलके काम करते हैं, है ना। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज भी सब रॉ मटेरियल वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें, मशीनें हो गई, क्या वो सारी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है? क्या आपके पास जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्कर हैं आपके पास, क्या ये अच्छे हैं? ये क्या काम करने में अच्छे से काम करेंगे? क्या ये काम करने में सफिशिएंट है? अगर ये ढंग से काम कर रहे हैं दैट मीन्स अब तो आप बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपका बिजनेस इफेक्ट करेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट इससे आपको बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ये भी इफेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद बेटा आपका एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है पता है आपको? एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, घर का नहीं है, कौन बाहरी फैक्टर है। बाहरी फैक्टर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्ट तो इंडिविजुअल ही होगा क्योंकि माइक्रो का पार्ट है, तो कौन इफेक्ट होगा, इंडिविजुअल ही इफेक्ट होगा। लेकिन इंडिविजुअल इफेक्ट होने पर असर किसके ऊपर पड़ेगा, मतलब असर जो पड़ेगा वो बाहर वालों की वजह से पड़ेगा, घर वालों की वजह से नहीं। इंटरनल फैक्टर में क्या होता है, आपके ऑफिस के लोग कैसे काम कर रहे हैं, आपकी बिजनेस इमेज कैसी है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे, इंटरनल फैक्टर थे वो। एक्सटर्नल का मतलब होता है जब किसी बाहर वाले की वजह से आपके ऊपर इफेक्ट पड़े, किसी बाहर वाले की वजह से आपके इंडिविजुअल बिजनेस पे इफेक्ट पड़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? इतनी नहीं आ रही है? आ रही है, चलो। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसमें कस्टमर। भाई कस्टमर इज द किंग, पीपल हु बाय अ फर्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर इट्स कस्टमर। जो हमारी दुकान से सर्विस या गुड्स खरीदता है कौन होता है, कस्टमर होता है। अगर बिजनेस कस्टमर का माइंड चेंज हो गया, कस्टमर यहाँ दुकान नई सामान खरीदना बंद कर देगा, कहीं और से लेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या होंगे, इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे।
अ बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। एक बिजनेस एग्जिस्ट तभी करता है जब आप कस्टमर को अपने सेटिस्फाई करते हो। अगर कस्टमर ही नाराज़ होकर चला गया तो आप बिजनेस में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो कस्टमर कौन होता है? एक्सटर्नल फैक्टर। कस्टमर हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम लोग एम्प्लॉय से अच्छे से काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर अच्छे से काम नहीं कर रहा है भैया तो कस्टमर हमारे यहाँ नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? तो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो कस्टमर क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक। नंबर 2 पर है कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर पे हमारा बस थोड़ी है, कॉम्पिटिटर हमसे अच्छी चीज़ें बना रहा है, सस्ते दाम पे बना रहा है, तो वो वहाँ से भी हम इफेक्ट होंगे। मान लो हमारी कंपनी है, एक कंपनी है, मान लो वीडियोकॉन, कौन सी है? LG ले लो। ठीक, LG। अब LG AC बनाता है, उसी जगह पे जो है आपकी ओनिडा वाला भी AC बनाता है, तो ओनिडा वाला कम पैसे में वही फैसिलिटी दे रहा है, तो लोग क्या करेंगे? ओनिडा की AC लेना शुरू कर देंगे। LG के ऊपर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो जब आपके कॉम्पिटिटर की वजह से इफेक्ट होता है तो उसमें भी आपका कंट्रोल नहीं है, आपको वहाँ पर अपना प्राइस चेंज करना पड़ता है और बिजनेस आपका इफेक्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटर, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है। नंबर था, उसके बाद है बेटा आगे फिर है आगे आपका सप्लायर। कौन है? सप्लायर। अब सप्लायर कौन होता है भाई? ये मान लो मेरी शॉप है, क्या है ये? मेरी एक दुकान मान लेते, झोपड़ी जैसा बना दे रहा हूँ, लेकिन अब मान लो ये दुकान है मेरी। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, ये मेरा दरवाज़ा, लोग यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं भैया। अब हुआ क्या कि जो सप्लायर है, इसका नाम है सप्लायर है, इसका नाम है सोनू। क्या नाम है? सोनू। अब ये सामान सप्लाई पहुँचाता है, अब ब्रेड, मक्खन, बटर यही सब मुझे देता है, तभी मैं यहाँ पे अपने कस्टमर को बेचता हूँ, लेकिन ये टाइम पे सामान पहुँचा ही नहीं रहा है। अब सप्लायर अगर टाइम पे सामान नहीं पहुँचाएगा तो इससे इफेक्ट कौन होगा? मैं होऊंगा कि नहीं होगा? मेरा मतलब मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? और सप्लायर मेरा कंट्रोल थोड़ी है। अगर सप्लायर बीमार हो गया, कंपनी ने सामान पहुँचाने से मना कर दिया 2-4 दिन, तो बिजनेस हमारा इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये सब कौन से फैक्टर होते हैं बेटा? एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। समझ में आ रही बात? आगे चलो। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, यानी कि मिडिल मैन भी लिख सकते हो, इसको लिखने जगह आप मिडिल मैन लिख दो। तो सेवरल मार्केट इंटरमीडियरीज हेल्प अ कंपनी इन प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर। जो भी मिडिल मैन होते हैं वो प्रमोट करने में, सेलिंग करने में, गुड्स मार्केट में पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो मिडिल मैन लाइक अ एजेंट, होलसेलर, रिटेलर सर्व द लिंक बिटवीन द कंपनी एंड कस्टमर। मिडिल मैन होता है एज अ एजेंट होता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउस फैसिलिटी होगी, सारी फैसिलिटी में देता है। तो अगर ये नहीं होगा तो इससे भी हमारा बिजनेस इफेक्ट होगी नहीं। अगर मिडिल मैन सही से काम नहीं कर रहा है तो बिजनेस इफेक्ट होगी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये हो गया। 5वां पर क्या है? फाइनेंशियर। द शेयर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर्स होल्डर्स एंड बैंक प्रोवाइड फाइनेंस टू कंपनी। ये सब कौन होते हैं? जो बैंक में मतलब लोन पैसा देते हैं, लोन वगैरह देते हैं। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी, पॉलिसीज एंड एटीट्यूड ऑफ द फाइनेंशियर आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी कैन नॉट रेज फंड थ्रू शेयर इफ द फाइनेंशियर आर नॉट रिस्क टेकिंग। अगर मान लो ये आपके फाइनेंशियर में भी आता है, अगर मान लो ये आपका पैसा नहीं लगा रहा है, बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा है, या बाहरी पैसा नहीं लेना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? आपके एक्सटर्नल फैक्टर का पार्ट होती है। भाई अगर बैंक से लोन महंगा हो गया, अब लोन महंगा हो गया है तो आप क्या करोगे? या आपको वो लोन नहीं दे रहा है, तो ये पैसा नहीं लगा रहा है, तो ये सब क्या एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं। ठीक। लास्ट है आपका पब्लिक। पब्लिक समझते हो? पब्लिक तो भैया पब्लिक होती है। अब आप पढ़ रहे हो मुझसे, अब आप चाहो तो मेरी 100 बुराई कर सकते हो, बुरा बना सकते हो। आप चाहो तो आप मेरी तारीफ़ करके आप मुझे हीरो बना सकते हो। तो पब्लिक होती है। तो पब्लिक का मसला यहाँ पर ये है कि इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो अगर पब्लिक आपके बारे में पॉजिटिव बोलती है तो आपका बिजनेस आगे जाएगा। अगर पब्लिक आपके बारे में निगेटिव बोलती है तो आप निगेटिव जाओगे। तो पब्लिक इंक्लूड्स दोज ग्रुप हु हैव एक्चुअल पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी और हु इन्फ्लुएंस द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव द इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है। पब्लिक कौन होती है? जो इंटरेस्ट रखती है कंपनी में, हु इन्फ्लुएंस द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। मीडिया ग्रुप, इन्वायरमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ये वो लोग हैं जैसे मीडिया हो गए, टीवी पे ऐड चल रही, भाई ये बहुत आगे चल रहे हैं। अब मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, आप मान लो टॉप कर गए, तो आपकी पब्लिसिटी कौन करेगा? मीडिया ही तो करेगा। रेडियो, टीवी, टेलीविज़न टीवी एक ही होता है, पेपर, हर जगह, मैगजीन, स्कूल वाले, प्रिंट, हर जगह आपकी एडवर्टीजमेंट होगी। समझ में आ रही बात? तो ये किस में आता है? पब्लिक में आता है। तो पब्लिक बारी है, आपको हीरो भी बना सकती है और आपको ज़ीरो भी बना सकती है। यहाँ तो कोई परेशानी है कि नहीं भैया?
कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला टॉपिक है बेटा मैक्रो इन्वायरमेंट। क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट। हाँ तो बेटा चलो अब देखते हैं कि मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको माइक्रो तो आप लोगों ने समझ लिया, अब मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है। तो मान लो ये गारमेंट्स का बिजनेस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? गारमेंट्स का। एक दुकान ये है, एक दुकान ये है, एक दुकान ये है। किसकी दुकान है ये? गारमेंट्स। यानी कि जो भी लोग गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, किसका बिजनेस करते हैं बेटा? गारमेंट्स, यानी कि कपड़े की दुकान है जिनका बिजनेस है। ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 दुकानें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ऐसा कोई इन्वायरमेंट में चेंज आया कि जिससे इनके ऊपर, इनके ऊपर, इनके ऊपर, इनके ऊपर और इनके ऊपर, मतलब सब के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। 1 2 लोग इफेक्ट नहीं हो रहे, मतलब कोई एक इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं हो रहा है, सारी की सारे जितने भी गारमेंट्स के बिजनेस करने वाले लोग हैं सबके सब इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या मतलब था? माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब था कि जब कोई एक खाली मान लो ये दुकान इफेक्ट हो रही है तो वो क्या था? माइक्रो था। लेकिन अभी क्या हो रहा है बेटा? अभी सारे के सारे इफेक्ट हो रहे हैं। अभी क्या था? पहले क्या था? सिर्फ मान लो कोई एक दुकान इफेक्ट हो रही है, वो क्या था? माइक्रो इन्वायरमेंट। लेकिन अब क्या हो रहे हैं? सारी की सारी दुकानें क्या हो रही है? सॉरी, इफेक्ट हो रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंज आए जिससे सारे के सारे बिजनेस इफेक्ट हो, मतलब सारे, मतलब किसी एक फील्ड में, गारमेंट्स के तो सारे, टोबैको के सारे टोबैको, खाली विमल पेना है सब है, विमल, राश्री, जितने भी तरह के तंबाकू होते, भैया मैं तो खाता नहीं हूँ, रजनीगंधा, तो वो सारे के सारे बिजनेस में, सारे के सारे टोबैको में आएगा, एक पे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैक्रो इन्वायरमेंट समझिए जब सब इफेक्ट होते हैं। जो क्या लिखा है? मैक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू द जनरल इन्वायरमेंट और रिमोट इन्वायरमेंट विद इन विच अ बिजनेस फर्म and force it to micro environment operate. A company does not directly or regularly interact with the micro environment. Therefore, यहाँ देखो माइक्रो इन्वायरमेंट आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एक्शन। माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट एक्शन के नाम से भी जानते हैं। और जब सबके ऊपर इफेक्ट होगा, क्या लिखा है? रेफर्स टू द जनरल इन्वायरमेंट और रिमोट इन्वायरमेंट विद इन विच अ बिजनेस मैन फोर्स इट्स माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट। इसका नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माइक्रो इन्वायरमेंट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से भाई आगे बढ़ा जाए और देखते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो है बेटा, देखो यहाँ पर दिया होगा कि दिया है कि जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है बेटा आपका सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, चौथा है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और पांचवा है लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है इसलिए होता है आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो रहा हो। और ये 5 तरह के माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेकेंड रुकना। हाँ तो बेटा देखो, अब देखो इसमें आपके 5 थे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल, चौथा है पॉलिटिकल और पांचवा है लीगल इन्वायरमेंट। तो इसमें जो सबसे पहला है बेटा वो है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या है बेटा आपका? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? तो जहाँ पर इकोनॉमिकली कोई इफेक्ट होता है, जैसे मान लो आप जिस कंट्री में रहते हो, जिस कंट्री में भी रहते हो, तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम वहाँ की क्या है, पर कैपिटा का मतलब होता है एक इंसान की इनकम, पर व्यक्ति कितना कमाता है, या फिर आप उस जिस कंट्री में बात हो रही है उस कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, मतलब लोगों के पास पैसा है भी कि नहीं है। अगर पैसा अच्छा होगा तो भाई जाहिर सी बात है बिजनेस, वहाँ के जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं सबका सामान बिकेगा। लेकिन अगर वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है, वहाँ नेशनल इनकम अच्छी नहीं है, वहाँ जीडीपी नहीं अच्छी नहीं है ना, जीएनपी अच्छी नहीं है, मतलब इस सेविंग नहीं है लोगों के पास, इस तरह का मतलब इकोनॉमिक चीज़ें जो है वहाँ पर अगर अच्छी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पर बिजनेस आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि भैया लोगों के पास पैसा ही नहीं, सामान कहाँ से खरीदेंगे। ये सारी चीज़ें क्या आती है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आती है। इनका द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स एंड फोर्सेस कंसर्निंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। समझ रहे हो? तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। इन इंक्लूड ऑल सच फोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट मार्केट स्कोप ऑफ बिजनेस। भाई देखो
ये सारे फैक्टर जो है जो मार्केट में जो भी चीज़ होती है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स है बेटा, इसमें कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपोनेंट्स पेपर में आने के चांसेस क्या, मतलब आप 100% मान चलो कि अगर आपके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, सोशलिकल, इस तरह जितने भी 5 इन्वायरमेंट दिए, पाँचों की कंपोनेंट्स एटलीस्ट तीन कंपोनेंट्स, कितने बेटा, 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स आप लोग ज़रूर से पढ़ के जाओगे। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, मतलब 100% समझ चलो, 99.9% आप मान के चलो कि ये कंपोनेंट पेपर में आएगा। पांचों में से किसका आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। इसलिए 3 कंपोनेंट आप ज़रूर से पढ़ के जाना, ठीक है। पहला कंपोनेंट्स है कि द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री। इसमें इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या आता है, देखो, प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप कौन है, गवर्नमेंट के पास है कि आपके पास है? सोशलिज्म तो नहीं फॉलो हो रही है अभी कंट्री में। फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर्स प्लान जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्रोडक्शन रिलेशन, मतलब ये सारी चीज़ें कैसी है वहाँ पे। अगर वो अच्छी है तो बिज़नेस आपका वहाँ पर अच्छे से ग्रो करेगा, अगर वहाँ पर अगर नहीं है तो बिज़नेस पे आप पे इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 2 पर है, इसको मतलब बड़ा बड़ा मत करो, छोटे छोटे देख लो या याद कर लो, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कैसी है, कैपिटल मार्केट आप लोग नहीं जानते हो तो अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, चैप्टर है डिटेल में। बाकी आप इतना समझ लो, आप कंपोनेंट्स के याद कर लो, ठीक है। या आगे इजी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी बनी है, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक ने कैसी पॉलिसी बनाई है, फिजिकल पॉलिसी, बजट वगैरह कैसा पास हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मैटर करती हैं। स्टेज ऑफ फेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, कौन से स्टेट से किस तरह, कौन से स्टेज में इकोनॉमिक ग्रोथ है आपकी कंट्री की। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो बिज़नेस फिर आपका वहाँ के आपकी कंट्री की जो भी बिज़नेस करेंगे आप, वहाँ पे क्या रहेगी, कंडीशन अच्छी रहेगी। लेकिन नहीं है तो फिर वहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस को इफेक्ट करते हैं, समझ में आ रही बात। एक और देख लो यहाँ पर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, पावर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी आपके बिजनेस में इफेक्ट डालती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, उसकी कंपोनेंट क्या है। नंबर 2 पर है बेटा सोशल इन्वायरमेंट। नंबर 2 पर है सोशल इन्वायरमेंट। द सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस विद इन विच बिजनेस फर्म्स ऑपरेट। भाई देखो, सोशल का मतलब ही क्या है, यहाँ पर सोसाइटी की बात हो रही है। वहाँ पर रहने वाले लोग, जहाँ पर आप जिस कंट्री बिजनेस कर रहे हो वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है ना, वहाँ पर मेल फीमेल का रेशियो कैसा है ना। मेल ज़्यादा है तो भाई मेल वाले सामान बिकेंगे, फीमेल है तो फीमेल वाले सामान बिकेंगे। सोसाइटी में आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर लोगों की पसंद क्या है, तो सोसाइटी के हिसाब से ही तो डिपेंड करता है। आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर लोगों को वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप अगर होटल खोलना चाहते हो तो वहाँ पर वेजिटेरियन बिजनेस ज़्यादा चलेगा। लेकिन आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पर क्या रहेगा बेटा, ऐसा आपका रेस्टोरेंट चलेगा जहाँ पर जो नॉनवेज ओपन करो, आप वेज ओपन करोगे तो उतना वहाँ पर नहीं चलेगा। तो सोशल, समाज के हिसाब से जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। अब आप मान लो ऐसी जगह पर हो यहाँ पर डिस्को वगैरह है, बार वगैरह है, इस तरह की चीज़ें, अब वहाँ पर आप जाके एक कोचिंग सेंटर ओपन कर दो। क्या ओपन कर दो, कोचिंग सेंटर। भाई मैंने जाके एक कोचिंग सेंटर ओपन कर दिया, अब बताओ वहाँ पर कोचिंग सेंटर चलेगा? यहाँ पर डिस्को है, बार है, ऐसी चाय की दुकान है, ऐसी सी जगह है, वहाँ पर कोई पढ़ने जाएगा? भाई ये माहौल ऐसा है तो वहाँ पर आपका ये कोचिंग सेंटर कहाँ चलने वाला है? तो डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट कैसा है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ा जाए तो ये आपका पहला कंपोनेंट्स है। इसमें देख लो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, यानी कि साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वहाँ कैसी है, एज कंपोजिशन, मेल फीमेल रेशियो, रूरल अर्बन मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर आते हैं सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे है, इसी में भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत डिटेल में है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अब देखो नंबर 2 है और कंपोनेंट्स में लिखा है सोशल एटीट्यूड। सोशल एटीट्यूड कैसा है, कस्टम, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, कल्चर, लाइफ स्टाइल, वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है लोग रहने वाली, तो उसके हिसाब से भी आपका बिजनेस चलता है। ठीक है भैया। नंबर 3 पर है फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़। समझ में आ रहा होगा मतलब क्या इसका। सोशल कंसर्न रिगार्डिंग पॉल्यूशन, करप्शन, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, रोल ऑफ मीडिया। माइनॉरिटीज़ का वहाँ पर क्या रोल है, वुमेन का क्या स्टेटस है, पॉल्यूशन का क्या है, करप्शन कितना है, तो ये सारे फैक्टर भी आपके सोशल में आते हैं। एजुकेशन लेवल्स, अवेयरनेस ऑफ राइट्स, वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स कैसे काम कैसा करते हैं,
अवेयरनेस ऑफ राइट्स के बारे में अवेयर है कि नहीं, एजुकेशन लेवल कैसा है वहाँ का। तो ये सारे फैक्टर किस में आते हैं, सोशल में आते हैं भाई, समझ में आ रही बात। तो उसी हिसाब से आपका बिजनेस भी चलेगा। अब आप एजुकेशन वाले एरिया में नहीं हो और आप वहाँ पर एजुकेशन का काम कर रहे हो या ऐसा कोई काम कर रहे हो, तो वो उसी हिसाब से आपको बिजनेस अपना चलाना होगा, ठीक है, क्लियर है। नंबर 3 पढ़े बेटा आपको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में टाइम के साथ क्या होना, चेंज आना। क्या होना, टेक्नोलॉजी में टाइम के साथ चेंज आना। अब पहले कोई और टेक्नोलॉजी थी, आज कोई और टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपको टाइम के साथ टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट रेफर्स टू स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। एंड आपकी जो कंट्री वहाँ पर कैसी टेक्नोलॉजी है। एस्पेक्ट एट द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट अरेंजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी चीज़ें हैं, आप वहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी आई, आपके जो इंस्टीट्यूशन उसने उसको फॉलो किया कि नहीं किया, और किया तो सही तरीके से किया कि नहीं किया। अब मान लो नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, आई होप समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल था, एक सेकेंड रुकना, दिखाता हूँ तुम्हें, इस लाइन को लिख देना यहाँ पर। बाकी नोट्स चाहिए तो ले लो भाई, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ये देखो फॉर एग्जांपल लिखा ना, डिजिटल वॉचेस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। जब से डिजिटल वॉच आई है तब से ट्रेडिशनल वॉचेस की क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ मतलब भाई अगर आप लोग अभी भी ट्रेडिशनल वॉचेस बना रहे हो अपनी दुकान में तो बिकेगी नहीं भैया उतनी। केबल टीवी हैज़ अफेक्टेड रेडियो एंड सिनेमा। रेडियो और सिनेमा को इफेक्ट कर दिया केबल टीवी ने। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इस चीज़ों को। तो ये है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मतलब डिजिटल वॉच ने ख़त्म कर दिया ट्रेडिशनल वॉच को, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अगर आप वक्त के साथ वही सामान बना रहे हो, नई नई गाड़ी आ रही है, लेकिन आप मैकेनिक पुरानी गाड़ियों के हो, तो पुरानी गाड़ी तो ख़त्म हो रही है ना, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना मस्ट है। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका बिजनेस सबका सब तबाह हो जाएगा। समझ में आ रही बात। नंबर 4 पर है बच्चा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब पॉलिटिक्स। आपकी कंट्री में कौन सी सिस्टम चल रहा है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, क्या सिस्टम चलता है आपकी कंट्री में, है ना। तो अगर आप में डिक्टेटरशिप है तो उस हिसाब से कंट्री में डिपेंड करेगा। डेमोक्रेसी है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। चलिएगा, द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेज कंसर्निंग मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर यानी गवर्नमेंट का अफेयर एंड देयर इम्पैक्ट। अफेयर मतलब गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कहाँ पर खर्चे कर रही है, कहाँ पर पैसे आ रहे हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो पब्लिक गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस में टैक्स बढ़ा दे, रातों रात वो बिजनेस में लॉस होना शुरू। गवर्नमेंट किसी में सब्सिडीज़ दे दे, सब्सिडीज़ का मतलब होता है बेटा छूट देना। क्या होता है, सब्सिडी का मतलब छूट देना। किसी बिजनेस में छूट दे दी, टैक्स रेट वगैरह कम कर दिया, तो वो बिजनेस ग्रो करेगा। समझ में आ रही बात। तो गवर्नमेंट का मैटर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नंबर 1 पे है कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। नंबर 2 द पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर, आइडियोलॉजी। एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पावर सेंटर। पावर सेंटर में कौन है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है, ये सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती है। नंबर 3 द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन। भाई आप यूपी में रहते हो और आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है, या आप आंध्र प्रदेश में हो, तमिलनाडु में, जहाँ भी हो, तो वहाँ पे जो आपकी मेन सरकार है सेंट्रल में और स्टेट में, तो उनके बीच में रिलेशन कैसा है। रिलेशन अच्छा है तो काम भी अच्छा चलेगा, नहीं है तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। नंबर 4 पॉलिटिकल फिलोसफी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस में। समझ में आ रही बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, कंपोनेंट ज़रूर से पढ़ के जाना भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद में मुझसे मत कहना सर हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे है नंबर 5 पे पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पार्टी सिस्टम, इलेक्शन एंड देयर फंडिंग। ये सारी चीज़ें, देयर फंड, वहाँ फंडिंग क्या आ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ें 5 पॉइंट बता दिए। 2 से 3 से ज़्यादा पूछेगा नहीं, तो इतना इनफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, ध्यान से देखो। लीगल इन्वायरमेंट लिखा है, बिजनेस हैज़ टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट बिजनेस जो करना पड़ता है हमें, उसमें कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से अकॉर्डिंग करना पड़ता है। हम वो उतना रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। मालूम चले हम लोग जो है पूरा का पूरा पॉल्यूशन फैलाते जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने राइट्स बनाए उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इफेक्ट करती है। तो
लीगल इन्वायरमेंट देयरफॉर एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या देखो, नंबर 1 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। नंबर 2 लॉज कंसर्निंग प्रमोशन ऑपरेशन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटीज ऑफ लॉ, तो वो अडॉप्ट कर सकते हो वो लॉ के नहीं कर सकते हो। जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री की जुडिशियल सिस्टम कैसा है, तो ये सारी चीज़ें भी लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो आपके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। बहुत ही रेयर शायद चीज़ें पढ़ा, चैप्टर सब एक्सप्लेन करे होंगे, बहुत से टीचर ने करे होंगे, नो डाउट। बट आपको मैं चैप्टर के साथ साथ आपको वो कराऊँगा जो आपके पेपर में आना है। समझ में आ रही बात? तो वीडियो चैनल में बने रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन पसंद है, ये लाइन टू लाइन नहीं पसंद है, तो आप लोग मेरी वीडियो है आप जाके लास्ट ईयर की उसमें देख सकते हो। मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में दे रखा है, ठीक है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक लास्ट टॉपिक बचा है, शॉर्ट एनालिसिस। क्या टॉपिक का नाम बेटा? शॉर्ट एनालिसिस। एक चैप्टर का नाम है शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। अब ये शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है भैया, देखो जल्दी से। शॉर्ट एनालिसिस में एस से होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है बेटा? एस से होता है STRENGT, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू से होता है वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक। ओ से होता है अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ लेना, अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल दे रहा हूँ। और टी से होता है थ्रेट्स। क्या होता है बेटा? थ्रेट, THREATS, ठीक है। तो शॉर्ट एनालिसिस में शॉर्ट का फुल फॉर्म होता है एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट्स, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, इसमें जो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये होता है आपका इंटरनल। अभी बताता हूँ मैं क्या है, होता है पहले भी समझो। ये आपका इंटरनल का पार्ट होता है। किसका? इंटरनल, जिसपे आपका कंट्रोल होता है, आपको पता होता है। वीकनेस भी क्या होता है? इंटरनल होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक्सटर्नल होता है बेटा। क्या होता है? एक्सटर्नल। और थ्रेट्स भी आपका क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल होता है, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी क्या है बेटा? इंटरनल है। अपॉर्चुनिटी और एक सेकेंड, इसको मैं सर्किल कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका इंटरनल में आता है। अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट्स है वो किस में आता है? आपका एक्सटर्नल में आता है। बट देखो इसका मतलब बेटा ये होता है कि आप मान लो कुछ भी कर रहे हो, तो आप मान लो कोई भी बिज़नेस करने जा रहे हो, कोई भी बिज़नेस, या आप मान लो नॉर्मली ले लो, आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो, आपने मैथ्स लेके पढ़ाई किया भैया, क्या लेके? मैथ्स लेके आपने अपनी पढ़ाई करी। अब आप 12 तक पास हो गए। अब आपके ऑप्शन है बीए कर सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, है ना। आप कुछ कॉमर्स लाइन जा सकते हो, साइंस में जा सकते हो, मैनेजमेंट जा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस खुद एनालाइज कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि भाई मैंने मैथ्स लिया तो था, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ है, मैं मैथ्स तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी साइंस में वीकनेस है ना। तो आप ये देख सकते हो कि वे आप फ़ायदा क्या है। आपने सोचा कि आप बीटेक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भाई? आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है। अब बीटेक करने के लिए आपने देखा कि आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको मैथ आती है, लेकिन आपकी वीकनेस ये है कि आपको फिजिक्स वगैरह में दिक्कत होती है, ठीक है। ये वीकनेस हो गई, आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अंदर है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि भैया अगर आप बीटेक करते हो तो वहाँ पर अच्छे कॉलेज से करते तो आपको जॉब बहुत ज़्यादा है, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी अगर आप बीटेक करते हो तो। लेकिन थ्रेट्स का मतलब क्या है? थ्रेट्स का मतलब ये है भैया कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या एक्सटर्नल पार्ट है, कंपटीशन और जॉब, ये एक्सटर्नल है ये। लेकिन इंटरनल क्या है? स्ट्रेंथ और वीकनेस, जिस पे आप देख रहे हो कि जो आप खुद डिसाइड करोगे, है ना।
तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जो है आपका एक्सटर्नल पार्ट है, और स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या इंटरनल है। तो समझ में आई बात। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, इन शॉर्ट में बोलूँ तो शॉर्ट एनालिसिस का मतलब बच्चा ये होता है कि आप एनालाइज कर सकते हो किसी भी बिजनेस में। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, मान लो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई इस अगर मैं ये बिज़नेस ओपन करता हूँ, मैं कोई मॉल ओपन करता हूँ, ठीक है, वी मार्ट वगैरह होता है, जैसे बिग बाज़ार वगैरह होता है, मैं ओपन करता हूँ, तो मेरी उसमें स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अगर मैं बिज़नेस ओपन करता हूँ ये, तो उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें उसके नुकसान क्या है। तो आप सारी ये चारों चीज़ों को, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये चारों चीज़ों को एनालाइज करोगे और उसी के बिहाफ पे आप डिसीजन लोगे आपको क्या करना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो आप कभी भी रियल में भी कोई बिजनेस करो तो आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये चारों चीज़ें अपने अंदर देखो और फिर उसी के हिसाब से आप क्या करो, डिसीजन लो। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो शॉर्ट एनालिसिस में जो क्या लिखा है, वो लिखा भी है, शॉर्ट इज acronym for strength, weakness, opportunity and threats, while strength and weakness can be identified। देखो लिखा है while, जबकि स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यही बताया था मैंने। शॉर्ट एनालिसिस कैन बी आल्सो बी मॉडिफाइड इनटू टॉस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। शॉर्ट को आप TOWS करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट्स है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर इसके आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए बच्चा, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जो कॉन्टैक्ट कर लो, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लो। देखो इस जैसा से लिखा रहता है SUBSCRIBE, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू।